हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं शॉर्ट एंड सिंपल द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस पूरे वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पहले इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का डेरिवेशन कैसे कंप्लीट करते हैं, और डेरिवेशन के बाद हम उस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, तब तक हमें क्या फायदा वर्क डन निकालने का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है बच्चों। जैसा कि नाम यहां पर दिख रहा है आइसोथर्मल, तो आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, और थर्मल का मतलब जानते ही हैं बच्चे क्या होता है, टेम्परेचर। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पूरा का पूरा टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर बदले नहीं। यानी अगर मैंने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसके अंदर मैंने इनिशियल टेम्परेचर ले सपोज कि 10 डिग्री लिया है, तो जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं होगा तब तक टेम्परेचर हमारा कितना रहने वाला है, 10 डिग्री ही रहेगा। तो यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर अभी हमने क्या किया, जितना इनिशियल टेम्परेचर है उतना ही फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। तो डेल्टा टी क्या होता है, 0 होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। तो यानी हमें आइसोथर्मल प्रोसेस समझ लिया है। अब आइसोथर्मल का यूज कहाँ कहाँ होता है बच्चों, तो आइसोथर्मल का यूज आपके डेली लाइफ में आप जानते हो बहुत यूज करते हो। जैसे फ्रिज है, फ्रिज के अंदर हम आइसोथर्मल प्रोसेस यूज होता है हमारा। उसके बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस आपने सुना होगा। कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे कि जो चीज वेपर्स में कन्वर्ट हो गई है उसको दोबारा से लिक्विफाई करने के लिए आप क्या कर देते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो कंडेंसेशन जैसे ही आप करेंगे तो कंडेंसेशन के केस में क्या होगा कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो भी एक आइसोथर्मल का एग्जांपल है। उसके बाद हीट पंप जो है हमारा, हीट पंप भी आइसोथर्मल का ही एग्जांपल है। तो कहां कहां आप यूज कर सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, कंडेंसेशन में। तो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। घरों में यूज होने वाला जो रेफ्रिजरेटर है, जो आप फ्रिज बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, वो भी किसका एग्जाम्पल है, आइसोथर्मल प्रोसेस का। उसके बाद आपके पास जो हमने हीट पंप की बात की है, हीट पंप भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये सारा का सारा आइसोथर्मल है। तो हमने आइसोथर्मल डिफाइन कर लिया है। अब हम देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे करते हैं। वर्क डन किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे होगा, इसके लिए हम एक डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे जानते हैं किसी भी सिस्टम में जो वर्क डन करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन का। लेकिन अगर किसी सिस्टम के अंदर चेंज बहुत छोटा सा हो रहा है, यानी बहुत छोटे से चेंज के लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो जब स्मॉल चेंज को हम डिफरेंशियल के फॉर्म में मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, DW हो जाएगा। उसके बाद ये P और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, DV होगा, क्योंकि लार्ज चेंज के लिए हम यहाँ पर ये लगाएंगे डेल्टा V और स्मॉल चेंज के लिए हम डिफरेंशियल यूज करते हैं। तो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P DV हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, क्योंकि अभी इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ा है आपने, PV इज इक्वल टू nRT। ये बिल्कुल एकदम आसान सा फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हो, PV इज इक्वल टू nRT। तो क्या मैं यहाँ पे प्रेशर को ये लिख सकता हूँ, nRT अपॉन V, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको जस्ट इसके नीचे लेके आ गया तो ये PV इज nRT अपॉन V हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं।
अब ये जो हमने सेकेंड इक्वेशन बनाई है, इसमें p की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड टू द फर्स्ट। तो हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या मिल रहा है हमें, dw इज इक्वल्स टू nRT अपॉन v इंटू dv मिल रहा है हमें। तो ये क्या है, हमें एक स्मॉल वर्क मिल गया है यहाँ पर, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। तो अब हमने इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेशन का आपने जानते ही हो बच्चों कि साइन कैसा होता है। तो पहले लेट मी राइट दिस। तो dw इज इक्वल टू क्या है, nRT अपॉन v डॉट dv। ये तो इसी इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट का साइन कैसा लगता है, इस तरीके का इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे हम। तो अब इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद लिमिट की बात करते हैं। मान लेते हैं वर्क डन इनिशियल 0 रहा होगा, 0 से w तक जाना है। तो जब 0 वर्क डन रहा होगा, मान लेते हैं उस समय वॉल्यूम v1 रहा होगा और उससे वॉल्यूम v2 तक हम जा रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही अब इंटीग्रेशन अब करेंगे यहाँ पर, तो dw का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा w, और यहाँ पर लिमिट्स लिखेंगे w और 0। यहाँ पर आपका nRT कांस्टेंट है, तो nRT कांस्टेंट है तो ये तो आ जाएगा बाहर। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 1 अपॉन v डॉट dv का, और लिमिट आपको ऑलरेडी यहाँ पर ये मेंशन चल ही रहा है। तो बच्चों मैथ्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का। सो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंट कलर से, सो दैट इट इज विजिबल। आपने पढ़ा होगा कि 1 अपॉन x डॉट dx का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ln x के इक्वल होता है। ln x क्या है आपका, यहाँ पर नेचुरल लॉग है। तो नेचुरल लॉग में हमारे कैलकुलेशन नहीं होते, तो नेचुरल लॉग का मतलब क्या है, लॉग e बेसिस पे। तो आपको ये मिला है लॉग e बेसिस पे हमें, लेकिन जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो हमारे 10 बेसिस पे होते हैं। तो इसको 10 बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303, उसके बाद लॉग जो अभी ई बेसिस पे था उसको हमने 10 बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया, तो इनटू x। यानी अगर हम 1 अपॉन x डॉट dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2.303 लॉग x 10 बेसिस पे हमें ये मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर x की जगह यहाँ पर v है, dx की जगह dv है। तो जब ये इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इस w की जगह पहले ये वैल्यू रखेंगे, फिर इस w की जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो अपर लिमिट मतलब w माइनस 0, तो ये तो इधर सॉल्व हो गया, इज इक्वल टू nRT। अब इसका क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2.303 n 2.303 log 10 बेसिस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा v, और ये आपकी लिमिट है v1 से v2 तक। तो ये तो हो जाएगा w इज इक्वल्स टू n, यहाँ पे 2.303 ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो जब बाहर निकाल लेंगे तो ये बनेगा 2.303 nRT। बच्चों यहाँ पे क्या बचा, log 10 v और यहाँ पे v2 इंटू v1। अभी हमने कैसे सॉल्व किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले इस v की जगह ये वैल्यू रखनी है, फिर इस v की जगह ये वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे मिला क्या, w इज इक्वल टू 2.303 nRT, उसके बाद log 10 बेसिस पे v2 माइनस log 10 बेसिस पे v1। तो ये आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। इसको थोड़ा और इलेबोरेट हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे यहाँ पर। तो इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। तो अब क्या होगा कि ये जो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में अगर log m अपॉन n लिखा हुआ है, लेट मी राइट दिस हियर, log m अपॉन अगर n लिखा है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं log m माइनस log n, आप इसको ये लिख सकते हैं।
तो जब आप इसको ये लिख सकते हो तो इसे आपका ये फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा बच्चों, W इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। तो ये फॉर्मूला ड्राइव होके हमारे पास आता है वर्क डन के केस में, यानी अगर मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, W इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। कभी कभी आपको वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं, प्रेशर के टर्म्स में दे रखा हुआ होता है कि वॉल्यूम ना दे के प्रेशर दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे वर्क डन। तो आप बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा ही है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं। तो प्रेशर के टर्म्स में जो वर्क डन निकलेगा 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। तो बच्चों ये हमें यहाँ पर दो वर्क डन के फॉर्मूले मिल गए हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ताकि ये सारा का सारा हमारा ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको क्लियर कर सके। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक क्वेश्चन कि जैसे जो भी हमने फॉर्मूला निकाला है उस फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 10 मीटर क्यूब, उसको एक्सपेंड करके उसका वॉल्यूम हमने कितना कर दिया है, 30 मीटर क्यूब। अगर एक्सपेंशन के समय टेम्परेचर कितना था, 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और जितने हमने कितने मोल्स ऑफ गैस ले रखे हैं, 4 मोल्स ऑफ गैस ले रखा है। तो इस केस में जब गैस को मुझे एक्सपेंड करना है आइसोथर्मली, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले कुछ आपको टर्म्स, कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए लॉग की। तो जैसे कि log 10, log 2 की वैल्यू होती है 0.301, log 3 की वैल्यू होती है 0.477, log 10 बेसिस ऑफ 5 0.69, उसके बाद log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों आपको ये वैल्यू पहले आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हमें इन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और एक और चीज, टेम्परेचर आपको यहाँ पर सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें 273 से को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही 273 ऐड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। तो ये कितना आ जाएगा, 600 केल्विन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे टेम्परेचर मिल गया। अब हम निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन का भी हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, W इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 2.303, n की जगह हमें पुट करना है 4 मोल्स। r की वैल्यू वैसे तो आपने 0.0821 पढ़ा होगा, बट वो लीटर एटमॉस्फेयर में होता है। यहाँ पे हमें जूल्स में वर्क डन निकालना है, तो हम यहाँ पे लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। उसके बाद T टेम्परेचर आपका कितना है, 600 हो गया। उसके बाद log V2 कितना दे रखा है आपका, 30 दे रखा है, V1 आपका 10 दे रखा है। तो इससे कैंसिल हो गया। तो ये मिला हमें 2.303 इंटू 4 इंटू 8.314 इंटू 600 इंटू ये आ जाएगा log 3, और log 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.477। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.303 इंटू 4 इंटू 8.314 इंटू 600 इंटू log 3 की वैल्यू 0.477। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलती है। तो क्योंकि ये वर्क डन है तो इसकी यूनिट आपको क्या मिलेगी, जूल्स में मिलेगी। तो ये हमें क्या मिल गया, पूरा का पूरा इसका कैलकुलेशन करके हमें आंसर मिल गया। तो
तो होप आपको ये पूरा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस आप डायरेक्टली वहां से PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टा पेज, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। सो होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।